इस समय यूरोप में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। मैं बड़ा बड़ा उससे कह रहा हूँ। तो वो स्पेन की कंपनी है, डिफेंस एंड एरो स्पेस एयरबस वाली। तो वो कंपनी और टाटा सिस्टम लिमिटेड करके है, वो दोनों के कोलैबोरेशन से वो बन रही है। तो वहां जो उत्पादन होने जा रहा है वो पूरी दुनिया का केंद्र बनेगा। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। एक समझिए, अभी उसको यहाँ जो जाहिल गंवार जो जातिवादी हैं उनकी समझ में वो नहीं आ रहा। वो केवल जात गिनने की बात कर रहे हैं कि हर साल जर्मनी हिंदुस्तान को केवल 20,000 वर्क वीजा देता था। 20,000 आदमी का कोटा उसका फिक्स था, और अब उसने उस कोटे को बढ़ाकर 4 गुने से ज्यादा कर दिया। यानी जो 20,000 का कोटा था, अब वो 90,000 वीजा देगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन का इस समय दुनिया में ग्लोबल हब बनने की दिशा में भारत जा रहा है। और ये दर्शक जान लें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स में थे तो यहां देख रहा था, खलिहर खैरातियों का जो यूट्यूब चैनल है वो थंबनेल बनाता था कि राहुल के भय से, महाराष्ट्र चुनाव के भय से विदेश भागे मोदी। मतलब सोचिए, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है और उन्हें लगता है कि इससे एक समुदाय विशेष इनके इस थंबनेल से खुश होता है, एक नैरेटिव ये बदल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जलवा मोदी का कि ब्रिक्स में हम लोगों ने ये विश्लेषण तो कर दिया कि भारत के दबाव में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की भी ब्रिक्स का सदस्य बने। ये चीन के चाहने के बाद भी नहीं हुआ। रसिया भी एक तरह से खामी भर रहा था, लेकिन मोदी ने जो खंभ गाड़ दिया उसकी परिणति ये हुई कि भिखारी पाकिस्तान की दुर्गति हुई और तुर्की की भी। लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने तो गजब कर दिया। जर्मनी फ्रांस तक बात नहीं मनीष जी। इस समय यूरोप में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। मैं बड़ा बड़ा उससे कह रहा हूं, और अभी गिनाता हूं, उसके बाद लोगों को समझ आ जाएगा। केवल पिछले एक हफ्ते की बात मैं कर रहा हूं। मैं बहुत लंबा चौड़ा अभी जाता ही नहीं हूँ। केवल एक हफ्ता जो है, जैसे हांडी का एक चावल उठा के देख लीजिए। तो हांडी का एक चावल उठा के, तो पिछले एक हफ्ते का जो घटनाक्रम है वो बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप में डंका बज रहा है। मैं फिर बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। और जरा घटनाक्रम गौर करिए कि अभी अभी जर्मनी की तो मनीष जी बाद में बात करते हैं। कल क्या होने जा रहा है? कल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज वो बड़ौदा पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और वहां पर एक C295 करके एक विमान का एक बनी है फैक्ट्री, उसका वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से 2026 में उसका पहली खेप निकलेगी 40 जहाजों की। तो वो स्पेन की कंपनी है, डिफेंस एंड एरो स्पेस एयरबस वाली। तो वो कंपनी और टाटा सिस्टम लिमिटेड करके है, वो दोनों के कोलैबोरेशन से वो बन रही है। तो वो स्पेन का प्रधानमंत्री कल बड़ौदा जा रहा है। जरा ये और केवल घूमने टहलने नहीं जा रहा प्रधानमंत्री, उसको टहलाने नहीं जा रहे। वो हजारों करोड़ का वहां पे एक उद्घाटन वहां शुरू होगा। और तो वो आप जरा स्पेन से संबंध समझिए। मैं अभी एक एक करके आ रहा हूँ। अब आइए मनीष जी, जो आप बात करिए आप इटली बड़ौदा की का जिक्र कर रहे थे तो मैं जोड़ दूं, अभी बड़ौदा में भीषण बाढ़ आई थी और एकदम से वहां पर जो भाजपा समर्थक है, मोदी समर्थक है, वो भी गुस्से में थे कि बाढ़ पे कंट्रोल नहीं हो पाया और पूरा नैरेटिव गढ़ा जाने लगा बड़ौदा आसपास के बाढ़ को लेकर के कि मोदी के खिलाफ माहौल बन गया है। उस बीच में स्पेन के राष्ट्रपति का बड़ौदा जाना, एयरक्राफ्ट का समझिए वहां जाल बिछना, ये समझ में आता कि मोदी कहां खेलते हैं इस फील्ड नहीं पर। ये अकेला घटनाक्रम नहीं, मैं पूरे यूरोप को बता रहा हूँ। यूरोप में कुल 44 देश हैं। तो बाकी छोटे जो बड़े देशों की बात कर रहा हूँ, जो वास्तव में यूरोप की पहचान है, जिनको यूरोप के नाम पे लोग उनको जानते हैं। तो ये तो कल वाला घटनाक्रम है जो कल पूरा देश देखेगा, दुनिया देखेगी। क्योंकि वो वहां जो उत्पादन होने जा रहा है वो पूरी दुनिया का केंद्र बनेगा। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। एक समझिए, अभी उसको यहाँ जो जाहिल गंवार जो जातिवादी हैं उनकी समझ में वो नहीं आ रहा। वो केवल जात गिनने की बात कर रहे हैं। तो वो एक तो स्पेन को, आप स्पेन से शुरू करिए। इटली की प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की क्या केमिस्ट्री, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो इटली इटली कौन सी ताकत है, सब समझ रहे हैं। अभी इंग्लैंड का भूतपूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर आया था एनडीटीवी के उसमें, जो उन्होंने अपना लॉन्च किया एनडीटीवी वर्ल्ड जो लॉन्च हुआ है, उसमें टोनी ब्लेयर क्या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जिस तरह की भूरी भूरी प्रशंसा उसने आंख बंद करके पढ़ी। तो वो अपने आप में बता रहा था कि इंग्लैंड की राजनीति में या इंग्लैंड के राजनेताओं के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की क्या छवि। तो टोनी ब्लेयर का जिन्होंने सुना, बड़ा लंबा उन्होंने इंटरव्यू लिया था एनडीटीवी वालों ने। एनडीटीवी वर्ल्ड जो उनका चैनल लॉन्च हुआ है, उस पर आप सुन सकते हैं कि टोनी ब्लेयर
क्या कह रहा है भारत के बारे में और क्या कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये इंग्लैंड जो मतलब एक बहुत प्रमुख स्तंभ आप कह सकते हैं यूरोप का। फिर आइए मनीष जी, अब जरा आते हैं जर्मनी पे, उसके बाद में फ्रांस पे आऊंगा, फ्रांस का बीच ही में आ जाएगा। कि मैंने कहा स्पेन का गिनाया, इटली गिनाया, इंग्लैंड का गिनाया, और जो जर्मनी का अभी समझिए दौरा, वो सुलझ तो मेरे ख्याल से वापस चले गए, लेकिन जो समझौता करके गए तो पूरी दुनिया चौंक रही है। और वो चौंके क्यों ना, कि जो आपके संबंध जो जो भी थे, जितने साल पुराने थे, कि हर साल जर्मनी हिंदुस्तान को केवल 20,000 वर्क वीजा देता था, 20,000 आदमी का कोटा उसका फिक्स था। और अब उसने उस कोटे को बढ़ाकर 4 गुने से ज्यादा कर दिया, यानी जो 20,000 का कोटा था अब वो 90,000 वीजा देगा। तो ये एकदम से अगर 20,000 का 25,000 हुआ होता, 2-4 हजार बढ़े होते तो बात समझ में आता कि आया तो उसने बढ़ा दिया। जो 4 गुना बढ़ा है, तो ये अपने आप में भारत की ताकत, भारत की मेधा, भारत की क्षमता उसको दर्शा रहा है, और भारत के ऊपर उनका विश्वास। अभी इसकी जो सबसे क्लाइमेक्स है वो मैं अब आपको बाद में बोलता हूँ, कि वो आप समझिए कि जो जहां 20,000 वीजा मिल रहा था, अब वो 90,000 वीजा मिलेगा फ्रांस, जर्मनी का, ये तय हो गया। और उसके अलावा जो एरो क्या उनका नाम है, मैं देखिए भूल रहा हूँ, शुल्फ है, जो ब्रिटेन के जो जर्मनी के जो चांसलर आए थे, उन्होंने जो बात कही है वो अपने आप में मनीष जी बड़ी महत्वपूर्ण है। कि उन्होंने कहा कि इंडिया जो है डिफेंस ऑफ ग्रीन ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी या हाइड्रोजन ग्रीन जिसे कह सकते हैं आप, कि ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है, ग्लोबल हब बनने जा रहा है, और हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। और वो हम इंडिया के साथ डिफेंस पे और ग्रीन जो है एनर्जी, इसके ऊपर हम काम करेंगे इंडिया के साथ। तो ग्रीन हाइड्रोजन का इस समय दुनिया में ग्लोबल हब बनने की दिशा में भारत जा रहा है। और ये दर्शक जान लें कि चाहे फ्रांस हो चाहे जर्मनी, ये उसके बहुत बड़े सेंटर ऑलरेडी हैं, और वो कह रहे हैं कि ग्लोबल हब इंडिया बनने जा रहा है। क्योंकि इंडिया जो जिस हिसाब से इंडिया काम कर रहा है, और इंडिया का जिस तरह से विस्तार है, जितना बड़ा वहां पे मार्केट है, तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ सालों में वो ग्लोबल हब होगा। और इसको मैं जरा आपको भारतीय संदर्भों में समझा दूं कि ये 1980 से आप ग्रीन एनर्जी की बात कह लीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन कह लीजिए, या अक्षय ऊर्जा कह लीजिए, अलग अलग नाम है थोड़े बहुत अंतर से, कि यह प्रोग्राम 1980 से एक तरह से पूरा विश्वव्यापी शुरू हुआ। और हिंदुस्तान में भी 1980 में यहाँ शुरू हो गया था सौर ऊर्जा। हम लोगों ने पढ़ रहे थे तब आता था सौर ऊर्जा, सूरज की ही रोशनी से भी बत्ती जल सकती है, ये 80 में हम लोग को बताया जाता था। तो 80 से 2014 यानी 34 साल में हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की थी कि वो जो अक्षय ऊर्जा का भंडार था वो 74 गीगावाट था, हम लोगों ने उस दिन बताया था। और आज वो यानी 34 साल में 74 गीगावाट, और आज की तारीख में 205 गीगावाट, यानी 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने उसको 140 गीगावाट बढ़ाया। जितना ये 34 साल में चली थी कांग्रेस, उससे दुगुना प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में करके दिखा दिया। इसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान आज की तारीख में ग्लोबल हब बनने जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का। तो एक तो ये बड़ा आकर्षण है। और सबसे खास बात मनीष जी, वो जो चांसलर आया जर्मनी का, उसके साथ 800 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल था। वो कोई 2-4-10 या 25 नहीं, 800 थे, और वो सब बिजनेसमैन था। यानी जर्मनी के कंपनी के जितने बड़ी कंपनियां हैं उन सबके सीईओ आए थे यहाँ पर। और उसके साथ हिंदुस्तान के सीईओ की बैठक हुई, और 28 समझौते हुए हैं। सरकारी स्तर पर आप कह सकते हैं 8, और वैसे 28, या उसके बाद अभी भी चल रही है मेरे ख्याल से। आज भी कुछ लोग गोवा में आज भी बैठक की है कि अभी वो संख्या बढ़ सकती है। तो 28 से ज्यादा समझौते, व्यापारिक समझौते कह लीजिए उसको, कि वो हुए हैं। तो जर्मनी के साथ भारत के जो संबंध है वो कुछ नई ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। और जर्मनी ने कहा कि हमको आपसे लेबर फोर्स चाहिए। तो लेबर फोर्स से आप ये मत सोचिए कि आप पत्थर तोड़ने वाले हैं, उनको टेक्निकल और स्किल्ड लेबर की बात उन्होंने की कि हमको स्किल्ड लेबर चाहिए। और कुछ साल पहले तक जर्मनी में जो हमारी जो हिंदुस्तानी लेबर थी वो 1.25 लाख या 1 लाख के करीब थी। और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद यानी पिछले 4-5 साल के दौरान वो स्किल्ड लेबर आज की तारीख में बढ़कर 2.5 लाख हो चुकी है। यानी उसकी संख्या भी दुगनी हुई है जर्मनी के अंदर। और जो अभी उनके चांसलर की जो यात्रा है उसके दौरान जो कुछ उन्होंने कहा और जिस तरह के उन्होंने संकेत दिए हैं, तो आने वाले समय में कहां पहुंचेगी। क्योंकि वो चांसलर ने मनीष जी ये भी बताया कि जर्मनी को हर साल 4 लाख स्किल्ड लेबर की
जरूरत पड़ती है, यानी 4 लाख स्किल्ड लेबर वो हर साल उनको चाहिए, तो उसके लिए वो भारत को सबसे बड़े सेंटर के रूप में देख रहे हैं। तो कायदे से, तो कायदे से अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो रोजगार उसका रोना रोते हैं जो यहाँ पे जातिवादी, कि फलाना जात गिनो, ढिमाका जात गिनो, मैं तो जाति गिनूंगा, वो अपनी जिंदगी जात गिनने में लगाने में लगे हैं। वो उनके लिए एक मुंह पर तमाचा है, जो कहते हैं रोजगार की बात करते हैं कि हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में तो जो है वो आंकड़े किसी दिन और बात करेंगे कि हिंदुस्तान के बाहर किस तरह के प्रधानमंत्री मोदी ने दरवाजे खोले हैं। जो यहाँ प्रतिभाशाली लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, तो लाखों की तादाद में हो जाएंगे। और अभी जब वीजा की बात हो रही तो 90,000 वीजा तो जर्मनी ने दिया है। जो फ्रांस के आए थे राष्ट्रपति मैक्रोन जिस समय, तो वो भी अपने यहाँ वीजा वो 30,000 उन्होंने वीजा नहीं, वो तो कह रहे कि 30,000 लोगों को हम हिंदुस्तानियों को वहां बसा ही देंगे, यानी एक तरह से उनको नागरिकता देने की उन्होंने बात की है कि हमारा कोटा है कि हम 30,000 हिंदुस्तानी जो स्किल्ड हैं उनको हम लेने आए हैं, हम उनको अपने यहाँ ले जाएंगे। और जरा 30,000 वीजा वहां के है, जर्मनी में 90,000 वीजा। तो हिंदुस्तान के जो यहाँ की क्षमता, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में पहले कोई योग्य लोग नहीं थे, अवसर नहीं थे, उनके लिए दरवाजे नहीं खुले थे, वो बेचारे यहीं रहते थे या अपने हिसाब से जैसे उनका काम चलता था चलते थे। हिंदुस्तान में प्रतिभा तो हजारों साल से है, ऐसा थोड़ी है कि 2014 के बाद बड़े काबिल लोग आ गए। जो बड़े काबिल लोग तो 1947 में भी थे और 2014 में भी थे, लेकिन उनको मौके नहीं थे, उनको अवसर नहीं थे, क्योंकि जिनकी सरकार थी, जो शासन करते थे, वो लुटेरे बैठे थे, वो लूटने वाले बैठे थे, उनको अपने अलावा किसी दूसरे की सूझती नहीं थी। लेकिन अब एक प्रधानमंत्री आया है तो कैसे 10 साल, और मैं फिर एक बार पहले भी मैं कह चुका हूं कि किसी देश के तरक्की करने की स्थिति क्या है, इसको आप 10 साल का आकलन उसका करना बड़ा छोटी समयावधि है। देश बड़ी आगे तरक्की करता है। और चीन का उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि 1978 में देंग जियाओपिंग ने उसको संभाला था, 1998 में देंग जियाओपिंग की डेथ हो गई, लेकिन जो रास्ता बना गए, वो जो रास्ता वो दिखा गए, जो रास्ता वो बना गए, उस रास्ते पर चलकर चीन आज की तारीख में दुनिया की दूसरी बड़ी शक्ति है। लेकिन 1978 से 2024 हम तब बात कर रहे हैं, तो जरा 24 साल इधर जोड़ लीजिए और 22 साल उधर, तो 46 साल का यह सफर है। उसके बाद चीन यहां पर पहुंचा, तो ये बड़े लंबे रास्ते होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, उस दिन हम लोगों ने मनी जी इस बराबर की तुलना भी की थी कि प्रधानमंत्री मोदी के अगर आप उन 10 सालों की तुलना पहले देंग जियाओपिंग के 10 सालों से करिए तो वो बहुत पीछे आपको नजर आएगा, जबकि वहां तानाशाही थी, यहाँ तो डेमोक्रेसी, और कैसे कैसे भूत यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। सब हम आप तो रोज देखते हैं कि किस टाइप का विपक्ष है यहाँ पर, जबकि वहां चीन में तो विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है, वहां विपक्ष कुछ नहीं होता, जो सरकार करे वही ठीक है। उसके बावजूद उनको लंबा समय लगा। तो प्रधानमंत्री मोदी इतने अड़ंगे, इतने इतने भूतों के बाद वो 10 साल के अंदर आपको कहां ले जाकर खड़ा कर दिया। और निश्चित मानिए कि आने वाला जो अगला 10 साल है वो अभूतपूर्व होगा, ये बिल्कुल तय है। और इसकी एक शुरुआती संकेत आपको आईएमएफ ने दे दिए है। आईएमएफ ने कहा कि अगले जो 2024-25 का 7% की ग्रोथ रेट रहेगी, और 25-26 की जो है वो भी करीब 6.5% रहेगी। और बाकी ये ग्रोथ रेट इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान के अलावा बाकी जितने देशों की उसने ग्रोथ रेट दी है, वो कोई 2%, कोई 2.5%, कोई 3% इस तरह से है। तो दुनिया के देश जिस रफ्तार से बढ़ेंगे, तो भारत अगले 2 साल का तो उसका जो आया है असेसमेंट, कि वो भारत उससे दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा अगले 2 साल में। और उसी का नतीजा है कि जर्मनी के चांसलर आकर यहाँ 800 अपने यहाँ के बिजनेसमैन लेकर आ रहा है, और वो 4-4 दिन यहाँ पर अपनी मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद वो जो वर्क वीजा है वो 20,000 का कोटा बढ़ा के 90,000 कर रहा है। तो भारत कहाँ से, भारत की जो स्थिति है, आमूल चूल परिवर्तन वो होना शुरू हुआ है ये। और अभी आपको और बड़े परिवर्तन नजर आएंगे। तो आइए, मैंने आपको स्पेन का गिनाया, चीन गिनाया, चीन का स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, और मैंने कहा एक हफ्ते के अंदर आप बड़े देशों गिना रहा हूं आपको। और अभी एक हफ्ता मेरे ख्याल से नहीं हुआ जो कजान ब्रिक्स से लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आप जिस पुतिन की बात करते हैं, पुतिन भी यूरोप में ही है। पुतिन रूस भी यूरोपियन कंट्री ही है। तो रूस को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, स्पेन को ले लीजिए, इंग्लैंड को ले लीजिए, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। और यहाँ पे वो पागल है, घूम रहा है, पता नहीं क्या खा पी के, को कहता प्रधानमंत्री मोदी को विदेश नीति नहीं आती।
और ये डंका नहीं बज रहा, ये सारे प्रधानमंत्री जो या राष्ट्राध्यक्ष, कहीं राष्ट्रपति है कहीं प्रधानमंत्री है, चाहे आप पुतिन से लेकर जितने मैंने नाम गिनाए, ये सबके सब प्रधानमंत्री मोदी के आगे एक तरह से नतमस्तक है कि हाँ जो मोदी है वो वास्तव में महान कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये है नेता जो देश ने कभी नहीं देखा, जो कभी नहीं देखा। जिस जिस नेहरू का ये गाना गाते हैं कांग्रेसी चाटुकार चमचे तलुए चाटने वाले, नेहरू नेहरू नेहरू, नेहरू का कहां डंका ऐसा बज रहा था। नेहरू हर जगह हाथ जोड़े खड़ा रहता था कि मेरी अय्यासी होने दो, मुझको यहां मौज लेने दो, बाकी तुम हिंदुस्तान के टुकड़े कर करके लेते जाओ। उसने चीन को कहा तुम ले जाओ, पाकिस्तान से कहा तुम ले जाओ, जो पड़ोसी थे। तो इस तरह के नहीं, जो प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 11 साल का समझिए, अब जो 11वां साल ये चल रहा है, कि 11 साल का जो इतिहास है, वैसा इतिहास 1947 से अब तक तो कहीं कोई नहीं है। आगे आने वाला समय तो ईश्वर देल जानता है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री मोदी की जितनी पारी रही है, जितनी उपलब्धियां रही हैं, जितनी सफलताएं रही हैं, वो अभूतपूर्व हैं, वो अभूतपूर्व हैं। कोई उसके अगल बगल नहीं ठहरता।